Welcome back. It is 9th English JK Post. That's lesson number 2, Gulliver in Lilliput, part 3 actually. It's part 2 of our textbook, so far as the lesson is concerned. So now the people of Lilliput, they were actually facing an external danger. Yesterday we talked about the internal danger. That was the internal dispute among the people over some religious issues. So today we are talking actually about the meeting that was going on with this Reld Russell going on the basis of this very danger that was basically from the external side, close by nation that was known as Balfasco. So to add to their problem, they had to face a great external danger. This is your text. So apart from their internal politics, the people of the Lilliput were now confronted with a serious threat from outside their country. So if we talk about the grammar, the infinitive phrase has been used to add to their problems. To add to their problems, an infinitive phrase. And past simple, that is had to face. They now had to face. It's a past simple tense. And then there is an abstract noun, that is danger is there. So it's a foreshadowing of conflict. That's something they are actually imagining. और वोकैबुलरी की बात करें तो एड टू का मतलब है बढ़ाना, किसी चीज़ में इजाफा करना, और एक्सटर्नल का मतलब है आउटसाइड, यानी बीरूनी, और डेंजर का मतलब आपको पता ही है खतरा है. सो व्हेन ए नेशन इज डिवाइडेड विदिन, वी नो दैट, वी हैव टॉक्ड अबाउट दैट यस्टरडे, एंड डेंजर नॉक्स फ्रॉम आउटसाइड. रिमेंबर दिस थिंग, व्हेन ए नेशन इज डिवाइडेड इनसाइड, डेंजर नॉक्स फ्रॉम आउटसाइड टू. So this threat was from the Balfasco. The country was threatened with an invasion from Balfasco. It's in the text, which Reld Russell told me was other great empire of the universe. Now see the irony here. Reld Russell informed Gulliver that Lilliput was under the threat of invasion by Balfasco. It's another powerful empire. And what is their worldview? That is, it was another empire, a great empire of the universe. यानी ये उनका एक सोचने का एक नज़रिया है, जिसको हम कहते हैं एक महदूद नज़रिया. जब हम पैदा करते हैं तो किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं, आपको आगे चलकर ये सारी बातें और भी समझ आ जाएगी. अगेन पैसिव वॉइस हैज़ बीन यूज्ड, वाज थ्रेटन्ड, और रिलेटिव क्लास रखा गया, विच से रिलेटिव क्लास आगे जोड़ दिया गया है. और इसमें आप देखेंगे एग्जैजरेशन, तो आप खुले तौर पर आप समझ रहे हैं कि एम्पायर ऑफ द यूनिवर्स, सैटायर एंड एग्जैजरेशन. और जो वोकैबुलरी यहाँ पर इस्तेमाल हुई है, थ्रेटनड, दैट इज इन डेंजर. इन्वेजन का मतलब होता है हमला, अटैक, जो एक मुल्क दूसरे पर करता है. और एम्पायर तो आप जानते हैं पावरफुल स्टेट या सल्तनत को एम्पायर कहते हैं. सो इन स्विफ्ट टू सैटायर, even tiny nations imagine themselves as the center of the universe, and this is the irony. This is the irony कि एक छोटा मुल्क अपने आप को बड़ा महान समझता है, क्योंकि वर्ल्ड व्यू, उनका नज़रिया जो होता है काफ़ी कमज़ोर होता है. सो देन दिस गुलिवर जो है वो दुनिया के बारे में और बहुत जानता था. गुलिवर्स वर्ल्ड व्यू जो था, इट वॉज वाइडर देन दियर नैरो व्यू. लेकिन वो करता क्या है, मतलब उसके पास तो कोई तरीका नहीं था उनको समझाने का. सेम हैपन्स विद द पीपल हु नो एक्चुअली द रियल थिंग्स, क्योंकि उनके पास कोई जरिया नहीं होता है अपनी बात को साबित करने का. सो एज पर माई रिपोर्ट्स, ये गुलिवर कहता है, दैट्स व्हाई हियर इन योर टेक्स्ट इज रिटन, एज पर माई रिपोर्ट्स दैट देयर वायर अदर रीजन्स इन द वर्ल्ड इनहेबिटेड बाय मेन लाइक माई सेल्फ, ही हार्डली बिलीव्ड इट. तो उसने जब अपनी बात रखी वहां पर, व्हेन गुलिवर स्पोक ऑफ अदर लैंड्स विद पीपल लाइक हिमसेल्फ, Reld Russell almost refused to believe. ये बड़ी ही बेचारगी होती है कि आपका हक जान के भी, आपकी सच्ची बात जान के भी लोग रिफ्यूज़ करें. सो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इंट्रोडक्टरी फ्रेज जो है एज फार का इस्तेमाल किया गया है, और फिर पास्ट सिंपल आगे रखा गया. और यहाँ पर जो है लिमिटेड वर्ल्ड व्यू को एज आयरनी के तौर पर, यानी जिसको हम कहते हैं सितम ज़रीफ़ी के तौर पर यहाँ पर समझाया गया है. तो सो फार एज द वोकैबुलरी इज कंसर्न्ड, इसमें रिपोर्ट का मतलब है इन्फॉर्मेशन, कि एज पर माई रिपोर्ट्स, तो रीजन इलाकों को कहते हैं. और हार्डली का मतलब है बमुश्किल से, ऑलमोस्ट नॉट. तो ये मानने के लिए तैयार नहीं थे, बिकॉज दोज हु नो लिटिल ऑफ्टन बिलीव देयर वर्ल्ड व्यू इज एवरीथिंग. ये याद रखिए आप बेटा. सो फॉल्स नॉलेज ऑफ स्कॉलर्स इज डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट दिस sentence. According to their scientists and historians, Lilliput and Balfasco were the two great regions of the universe. अब जब रेल्ड रसल को उसने बताया कि मैं इससे बड़ी दुनिया को जानता हूं, तो उसने कोट किया अपने स्कॉलर्स को, जैसा कि हम करते हैं. सो दियर स्कॉलर्स बिलीव दैट देयर वर ओनली टू नेशंस, ग्रेट नेशंस दैट एग्जिस्टेड इन द वर्ल्ड. और जहां तक इसका सवाल है कि गुलिवर, अगर हम भी जानते हैं, पढ़ने वाला भी जानता है, लेकिन वहां पर उस चीज़ को जिसको हम सैटायर कहते हैं, कि फॉल्स स्कॉलरशिप पर सैटायर है ये, कि जब
उन जिन लोगों को माना जाता है कि ये दाना इधर है, ये सब चीज़ों को जानते हैं, जब उन्हीं को पता नहीं है तो वो गाइडेंस किस तरह से दे देंगे। दिस इज एक्चुअली द आयरनी, दिस इज द सैटायर ऑन द रिलीजियस स्कॉलरशिप, फॉल्स रिलीजियस स्कॉलरशिप इसको हम कहते हैं। सो देयर इज आल्सो प्रोपोर्शनल फ्रेज जो इस्तेमाल की गई अकॉर्डिंग टू, ये आमतौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। और साइंटिस्ट सब जानते हैं, स्कॉलर्स साइंसदानों को कहते हैं, यहाँ पर स्यूडो साइंस की बात हो रही है कि जो नई बातों को एंडोर्स नहीं करता है। एंड देन इसके अलावा जो है हिस्टोरियंस की बात की गई है, यानी ऐसे हिस्टोरियंस जो असल में इसी बात पर लगे रहते हैं कि मेरा नाम हो, बस मेरी बात चले, बाकी उनको तहकीक से कोई वास्ता नहीं होता है। सो व्हेन नॉलेज इज लिमिटेड, स्कॉलरशिप बिकम्स इग्नोरेंस इन डिसगाइज, ये याद रखें। सो अ लॉन्ग एंड ब्लडी वार वाज has happened actually within that very जो ये कंट्री के तौर पर जिसको हमें रखा गया है सामने। So these mighty powers had been engaged in a bloody war for 36 months। अब यहाँ पर ये देखने की ज़रूरत है कि जंग किस बात पर कर रहे थे, और पहले उनकी समझ क्या थी, वर्ल्ड व्यू उनका क्या था कि हमारे बगैर तो दुनिया में कोई मुल्क है ही नहीं, और दूसरी बात या तो मेरी आइडियोलॉजी सही है या उनकी आइडियोलॉजी सही है। सो द टू एम्पायर्स हैड बीन फाइटिंग ए वायलेंट वॉर फॉर 36 मंथ्स। मून एज सिंबल इस्तेमाल हुआ है, जैसे हम लूनर कैलेंडर में कहते हैं कि चांद के हिसाब से जो कैलेंडर हम सेट करते हैं उसको हम लूनर कैलेंडर कहते हैं। तो ये यहाँ लिख सकता था कि ये इस तरह से, लेकिन जो मून्स का इस्तेमाल हुआ है, इट्स अ सॉर्ट ऑफ सिंबलिज्म का इस्तेमाल हुआ है। सो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस इज हियर, यानी साबका जब लगातार कोई बात हो चुकी है एक खास पीरियड तक, एक खास पीरियड से शुरू होकर खास पीरियड में जो है ख़त्म नहीं हुई बल्कि खास पीरियड तक जारी रही, जिसको हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रोग्रेशन इसमें है कि बहुत साबका से लड़ाई जारी है, तो इस तरह से टेंसेस का इस्तेमाल होता है। और ये भी मेटाफर है एक तरह से, जब हम ब्लडी वार कहेंगे तो वार तो वैसे भी ब्लडी होता है। और सिंबलिज्म मून उसको मैंने पहले भी बताया, सिंबलिज्म दिखाया गया है इसमें। और वोकेबलरी जो इस्तेमाल की गई है वो माइटी है, एंगेज्ड है, ब्लडी है, ये बहुत ही सादा अल्फाज हैं। और माइटी का मतलब ताकतवर, पावरफुल भी आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं इंग्लिश में। और एंगेज का मतलब है इन्वॉल्व, किसी चीज़ में मसरूफ़ होना, किसी चीज़ के अंदर जो है वो मसरूफ़ रहना। ब्लडी से मुराद है वायलेंट, खूनी, जिसमें बहुत ज़्यादा जो है तबाही हो गई हो। सो लॉन्ग वार्स एक्चुअली डू नॉट प्रूव ग्रेटनेस, रिमेंबर दिस थिंग, दे नेवर प्रूव ग्रेटनेस, दे प्रूव स्टबर्ननेस। यानी जब दो मुल्क लंबी मुद्दत तक जंग में रहें, कोई फैसला ना हो, तो ये तय नहीं करता है कि ये दोनों ममालिक बड़े ग्रेट हैं, बड़े हैं, बल्कि ये इससे जाहिर होता है कि इनकी समझ किस तरह से जो है वो बेंड हुई है, ब्लंट हुई है। अब हम देखेंगे कि काज ऑफ वार क्या था, वो आगे चलकर उससे तो और बड़ा एक, जिसको हम कहते हैं सैटायर और आयरनी, फिर जाहिर होती है। द वार बिगेन अबाउट ए क्वेश्चन ऑफ रिलीजियस प्रिंसिपल, नेमली वेदर वन शुड ब्रेक एन एग एट द बिगर एंड और एट द स्मॉलर एंड। टेक्स्ट तो बिल्कुल आसान है। द वार स्टार्टेड ओवर रिलीजियस डिस्प्यूट रिगार्डिंग हाउ टू ब्रेक एन एग। और इसको अगर हम अपने हिसाब से देखेंगे तो कितना छोटा सा मसला है ये, लेकिन जब यही बातें, यही छोटी सी बातें जब मजहब के हिसाब से जब किसी की अना बनते हैं तो फिर कितना डैमेज करती है। तो ममालिक आपस में भिड़ते भी हैं, ये एक तरह का वो सैटायर इसने किया है इन बातों पर। तो यहाँ पर एक एक्सप्लेनेटरी क्लास के तौर पर नेमली, यानी आगे जो है उस क्लास को जाहिर किया गया है, वेदर वी शुड ब्रेक एन एग एट द बिगर एंड। जो रिलीजियस डिस्प्यूट है वो क्या था, रिलीजियस प्रिंसिपल जो था उसको सामने जाहिर किया। तो इट्स सॉर्ट ऑफ एक्सप्लेनेटरी क्लास, एक तरह से क्लास आगे लगाया गया है, तो उसको इससे जाहिर किया गया है। तो यहाँ पर सैटायर और आयरनी है, और इसमें जो वोकैबुलरी प्रिंसिपल उसूल को कहते हैं, जो बिलीफ होता है, सिस्टम होता है, जिसको लोग मानते हैं, मान के चलते हैं कि यही सही है। और इसके बाद जो है आप ये देखेंगे कि किस तरह से छोटी सी बात जिसको लोगों ने अपना उसूल माना है, वो किस तरह से इंसान की अना को इतना उबारता है कि फिर उसके सामने जो है इंसान की हकीकत नहीं रहती है। मतलब एक छोटी सी चीज़ की खातिर फिर इंसानों के जो है उनका खून भी हलाल समझा जाता है। सो व्हेन रिलीजन लूजेस विजडम, ये याद रखें कि जब इसमें वो नहीं रहती है, अकल बाकी नहीं रहती है, और फिर क्या होता है, इवन एग्स कैन काज वार्स, इवन स्मॉल पेटी इश्यूज कैन काज वार्स। क्योंकि जब मज़हब के अंदर वो रहा ही नहीं, जब रिलीजन के अंदर उसमें विजडम रहा ही नहीं, दानाई रही ही नहीं, तो फिर छोटी छोटी चीज़ें भी लोगों को बांटने के लिए, लोगों को एक दूसरे के खिलाफ करने के लिए बड़ी आसानी से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमें जब भी रिलीजियस डिस्प्यूट होता है तो हमेशा हम ये देखते हैं कि हमारा ट्रेडिशन क्या कहता है इसके बारे में। लोग अक्सर बेशतर ये बात करते हैं कि हम देखेंगे साबिका लोगों ने क्या किया है। तो याद रखिए यहाँ ऐसा सैटायर है कि आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। द एंशिएंट प्रैक्टिस ऑफ कोर्स वाज टू ब्रेक इट एट द बिगर एंड,
ये नजरिया के तौर पर रेड रसल किसके साथ बात करता है? गलिवर के साथ। तो यहां पर ट्रेडिशनली इट इज एक्चुअली ए कॉमन सेंस कि पीपल थिंक दैट एग्स वर ब्रोकन फ्रॉम द बिगर साइड, ये एक उनकी अंडरस्टैंडिंग है। और आगे चलकर जब आप देखेंगे तो इसमें आपको कंट्रास्ट सिंपली नजर आ जाएगा। तो यहाँ पर पास सिंपल यानी साहब का जो एक हकीकत है उसको रखा गया है, और इसके बाद ट्रेडिशंस और रिफॉर्म्स का आपस में कंट्रास्ट दिखाया गया है कि किस तरह से जब ट्रेडिशंस को किसी एक एतबार से इंटरप्रेट किया गया तो बाद में लोग उसमें रिफॉर्म करना या उसमें थोड़ी बहुत इधर उधर अदल बदल करना या किसी की नई अंडरस्टैंडिंग को समझने की जो बात है उसको नकारते हैं, तो उससे किस तरह के मसाइल पैदा होते हैं उस चीज़ को यहाँ बयान किया गया है। एंशंट का मतलब ओल्ड है, सो फार एज वोकैबुलरी, और प्रैक्टिस का मतलब है रिवाज, जिनको हम कस्टम भी कहते हैं। सो व्हेन ट्रेडिशंस रिमेन पीसफुल, उस वक्त तक ये होता है कि ट्रेडिशन कहाँ तक रह सकते हैं कि जो हमारी रिवायात है वो कब तक पीसफुल रहते हैं, जब तक उनमें पावर का इंटरफियरेंस ना हो। तो याद रखिए, ट्रेडिशंस रिमेन पीसफुल अंटिल पावर इंटरफियर्स। जब ताकत इसमें घुस जाती है तो उसके बाद तो फिर तो ये पीसफुल नहीं रहता है। ट्रेडिशन तब तक बड़ा मज़ेदार होता है, बड़ा ही खूबसूरत होता है, लेकिन जब आप इसमें एक तरह से आप किसी ताकतवर के हाथ में ट्रेडिशन को दे देंगे तो फिर वो अपने हिसाब से इसको चलाने की कोशिश करता है, फिर ये पीसफुल नहीं रहता है। तो फिर इसमें जब पावर की इंटरफियरेंस या पॉलिटिक्स की इंटरफियरेंस आती है तो फिर तो ये तबाही बनता है। और इसके आगे जो बात की गई है कि यहाँ पर एक पर्सनल एक एक्सीडेंट या एक ऐसा वाकया हुआ है हिस्ट्री में, सो फार एज द लिलीपुटन्स आर कंसर्न, तो वहाँ पर एक पुराना एक साहब का वाकया हुआ है जिसने कोर्स ऑफ हिस्ट्री को ही चेंज करने पर मजबूर किया है। लेट्स फाइंड आउट इन द टेक्स्ट। बट द प्रेजेंट एम्परर्स ग्रैंडफादर व्हेन ही वाज ए बॉय, present emperor's grandfather, when he was a boy, happened to cut one of the fingers when breaking an egg at the bigger end. तो उसका उसकी एक उंगली कट गई थी कि जब उसने कोशिश की थी कि जो एक तरीका था, ट्रेडिशनल तरीका था कि बिगर एंड से वो एग को ब्रेक करते हैं। तो here a childhood accident of an emperor's grandfather later influenced the law and the politics। यानी जो जाती मसाइल होते हैं, हुक्मरानों के जो जाती मसाइल होते हैं वो भी कवानीन को मुतासिर करते हैं। ये उस पर सटायर है या एक तरह की आयरनी को जाहिर किया गया है कि यार मेरे साथ कोई बात हो गई, अब मैं मुल्क का सरबराह बना तो अब मैं उसी के हिसाब से कवानीन बनाऊंगा। तो दिस इज द आयरनी ऑफ द सिस्टम। और यहाँ पर पर्सनल इंसिडेंट जो होती है वो कभी कभार जो है ये पॉलिसी को ही शेप नहीं बल्कि हिस्ट्री को शेप करती है। तो हमने हिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे फिगर्स को देखा है कि जिनके साथ एक पर्सनल मसाइल हुए और उसके बाद उन्होंने दुनिया को किस जगह पर खड़ा कर दिया। तो ये हिस्ट्री में बहुत सारी बातें इनके बारे में हम देखते हैं। सो व्हेन समथिंग हैपन्स तो उसको वो फिर छोड़ते नहीं हैं, हमेशा अपने साथ पालते हैं और उसके बाद जब उनको ताकत मिलती है तो कोर्स ऑफ हिस्ट्री को चेंज करते हैं। और हैपन का मतलब होता है इत्तेफाकन कोई चीज़ हो जाना या जिसको हम ऑकरेंस कहते हैं, ऑकर्ड, समथिंग ऑकर्ड। और इसके बाद जब हम देखते हैं कि बैड पॉलिटिक्स की बात करेंगे तो पर्सनल पेन बिकम्स पब्लिक लॉ, ये आप याद रखिए। सो अब जब कवानीन बनते हैं तो बहुत सारे लोग जो होते हैं जिनकी पहले साबिका अंडरस्टैंडिंग होती है तो सिंपल सी बात है उसका एक रिएक्शन आता है। तो लॉ और रिबेलियन हमेशा ये दो चीज़ें रही है सोसाइटी में। जहाँ तक लोगों के जज्बात होते हैं तो जज्बात के साथ ये वाबस्तगी जो होती है, फिर जब कानून बनता है उनके जज्बात के उलट तो रिबेलियन में तब्दील होता है। तो ये आप टेक्स्ट में देखेंगे। सो द एम्पायर हिज फादर पब्लिश्ड एन ऑर्डर प्रोहिबिटिंग द प्रैक्टिस ऑफ ब्रेकिंग एग्स एट द बिगर एंड। अब जो उसका अपना जो वाकया हुआ उस वाकये को देखते हुए वो उस पर इतना नागवार गुजरा कि उसने कानून को ही बदल डाला। जो लोग बिगर एंड से या बड़ी तरफ से मोटी तरफ से जो अंडे को तोड़ने की वो जो उनकी प्रैक्टिस थी, जो उनका साहब का रिवाज था, तरीका था, उस पर उसने कानून के जरिए से अब गिरफ्त की ऐसा इसको बैन कर दिया। प्रोहिबिट का मतलब है बैन लगाना, प्रोहिबिट द प्रैक्टिस ऑफ ब्रेकिंग एग्स एट द बिगर एंड। तो यहाँ पर द एम्परर्स फादर एक्चुअली बैन द ओल्ड ट्रेडिशन। और वो ओल्ड ट्रेडिशन तो बैन करना ठीक है, ये समझ में आता है, चलिए कोई मसला था, लेकिन उसको ऑफिशियल ऑर्डर बनाया गया, यानी लैंड ऑफ द लॉ बनाया गया। तो ये मसाइल होते हैं जो जब हम देखते हैं कि अक्सर बेशतर सियासत में ये चीज़ें होती हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि काज एंड इफेक्ट को शो किया गया है कि एक पर्सनल जो है उसका अपना एक मसला बनता है और उसके बाद दिस इज आल्सो ए पॉलिटिकल सटायर जिसको हम कहते हैं कि व्हेन रूलर्स लेजिस्लेट इमोशंस रिबेलियन फॉलोज। ये मैंने पहले भी आपको बताया कि फिर जब अपने इमोशंस को आप पॉलिटिक्स में लाते हैं, कोई भी लीडर अपनी इमोशंस को पॉलिटिक्स में लाता है तो फिर रिबेलियंस होते हैं। तो यहाँ पर उसी चीज़ पर सैटायर किया गया है। और फिर कवानीन जब बनते हैं और लोग जब रिफ्यूज़ करते हैं तो होता क्या है कि
बदमनी फैलती है, ब्लडशेड कियास होता है। और ये आगे वाली लाइन में दिया है, देयर वाज बिटर अपोजिशन टू द न्यू लॉ एंड देयर वायर फ्रीक्वेंट रिबेलियंस ऑन अकाउंट ऑफ इट। अब इसकी वजह से बहुत सारे मसाइल हो गए, बहुत ही ज़्यादा जो है अब लोग इसके खिलाफ निकल आए और रिबेलियन हुआ, लोगों ने बगावत की। सो द लॉ लेड टू स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एंड रिपीटेड रिवोल्ट्स। इससे ये बरामद हुआ। और यहाँ पर छोटी बात को बड़ा बना के, यानी हो सकता है कि वहाँ छोटे मोटे वाक़ात लेकिन बड़े तरीके से बोला गया है, जिसको हाइपरबोल कहते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए इसके लिए इस्तेमाल किया गया है। अब यहाँ पर जब हम देखते हैं कि वोकैबुलरी जो इस्तेमाल की गई है, रिबेलियन का मतलब है यानी रिबेलियंस का मतलब है बगावत, और बागी जिसको हम कहते हैं, रिवोल्ट्स को हम कहते हैं। सो एक्सट्रीम लॉज क्रिएटिंग एक्सट्रीम रिएक्शंस, ये तारीखी सबक है। और जो डेथ और लॉस ऑफ पावर जो होती है वो आगे वाले लाइन में इसको दिखाया गया है कि वन एम्परर लॉस्ट हिज लाइफ एंड अनदर हिज क्राउन इन दीज रिबेलियंस। यानी डेथ भी है और लॉस ऑफ पावर भी है। रिबेलियन फिर रिबेलियन नहीं रहता है, बल्कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं, और वो कॉन्सिक्वेंसेस कवानीन बनाने वालों को भी भुगतने पड़ते हैं और कवानीन झेलने वालों को भी भुगतने पड़ते हैं। तो विजडम यही कहता है कि हमें हमेशा जो है एक सभ्यता से, एक बड़ी पीसफुल एनवायरनमेंट में, और इस चीज़ की जिम्मेदारी आवाम पर भी होती है और इस चीज़ की जिम्मेदारी जो है लीडर्स पर भी आती है। सो एम्परर लॉस्ट हिज लाइफ। अब जिसके लिए, जिस पावर की खातिर वो इतनी मेहनत करता था, तो फिर अपनी ज़िंदगी को ही गंवा बैठा, और दूसरे ने ताकत ही गंवा दी, ही लॉस्ट हिज क्राउन टू। तो यहाँ पर रिबेलियंस भी महफूज नहीं थे। तो जब बादशाह तक इतनी ज़्यादा वो इसकी लहर पहुँचती है, तो आम आवाम कितना पिस गए होंगे, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। सो दीज कॉन्फ्लिक्ट्स एक्चुअली काज डेथ एंड फॉल ऑफ रूलर्स आल्सो। तो यहाँ पर पैरेलल स्ट्रक्चर जाहिर किया गया है कि एक ट्रैजिक आयरनी को जाहिर कराता है कि जब कोई चीज़ समाज में आ जाती है तो वो किस तरह से तबाहकुन होती है। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि आपको जो एक सबक के तौर पर क्या रखना है कि पेटी डिस्प्यूट कैन टॉपल इवन थ्रोन्स। छोटी मोटी चीज़ें जो है इतनी तबाही का बायस बन सकती है। सो उसके बाद हम देखते हैं कि जो पावर पॉलिटिक्स होती है वो किस तरह से काम करती है। आगे वाले सेंटेंस में इसमें हम देखेंगे कि सेंसरशिप है, फैनेटिसिज्म है, उसको जाहिर करता है आगे वाली लाइन। मेनी हंड्रेड बुक्स वायर पब्लिश्ड अबाउट द क्वेश्चन बट पीपल वायर प्रॉफिटेड फ्रॉम रीडिंग द बुक्स ऑफ द बिग एंडियंस। अब यहाँ पर किताबें तो शाये की गई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, स्कॉलरशिप सामने आती है, वो डिस्प्यूट्स को हल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर आता है वही जो पावर पॉलिटिक्स होती है, वो फिर बीच में आती है और फिर वो एक साइड को सेंसर करती है और एक साइड को एक साइड की तरफ से जो फैनेटिसिज्म को उसको हवा दी जाती है। तो उसके बाद जो है कि बहुत सारे और मसाइल इससे पैदा होते हैं और ज़्यादा कन्फ्यूजन और कियास बढ़ता है, और इससे प्रोलॉन्ग भी ये होता है। एंड वी नो दैट कि किताबें लिखने के बावजूद भी लोग फिर तस्लीम नहीं करते हैं जो चीज़ उनके दिमाग में रची बसी हो। सो ऑल्दो मेनी बुक्स वर रिटन, सेम वाज अ केस विद दिस लिलिपुटेंस, वन साइड लिटरेचर वाज बैन्ड, जिसको हम सेंसरशिप कहते हैं। तो यहाँ पर पैसिव वॉइस का इस्तेमाल किया गया और सैटायर और सेंसरशिप, यानी सैटायर जो है सेंसरशिप पर भी उस पर किया गया है, यानी पॉलिटिकल सैटायर है, ये मैंने पहले भी आपको बताया। सो व्हेन डिबेट इज बैन्ड, याद रखिए, व्हेन डिबेट इज बैन्ड वायलेंस स्पीक्स। जब लोगों को बात करनी नहीं दी जाती है तो उसके बाद क्या होता है, वो सीधी बात है, वो रिबेलियन करते हैं। सो क्यों करते हैं ऐसा? बिकॉज देयर इज ए प्रॉवर्ब जो किसी एतबार से, हालांकि मैं स्टोइक थिंकिंग का एक सोच रखता हूं, तो मैं ये नहीं मानता हूं डेथ ओवर डिसऑनर जिसको हम कहते हैं, या आगे वाली लाइन में दिखा एटलीस्ट 11,000 पीपल सफर डेथ एट वेरियस टाइम्स बिकॉज दे प्रेफर डेथ टू डिसऑनर। अब यहाँ पर तो समझ में नहीं आती है बात कि किस तरह से लोग इस तरह के चीज़ को कर सकते हैं कि वो किस चीज़ को, एक छोटे से एक पेटी इशू को, एक होता है कि जो आपका एक सिस्टम है जिसके तहत, जिसके अंडर आप रहते हैं, उसको कोई चैलेंज करिए तो जिसमें आप कंफर्टेबल अपने आप को महसूस कर रहे हैं। दूसरा होता है एक स्मॉल इशू, एक छोटी सी जिसमें जिसको हम कहते हैं कि जिसमें इतना ज़्यादा पोटेंशियल है कि इसको मुख्तलिफ अंदाज से देखा जाए। तो ऐसे छोटे मोटे इशू पर फाइनल ये चीज़ करना कि अगर ये नहीं हुआ तो ये मेरी इज्जत का सवाल है, मुझे नहीं लग रहा है। तो एज स्टोइक थिंकर मैं समझता हूँ कि ये नादानी होती है। सो थाउजेंड्स एक्चुअली डाइड बिकॉज दे रिफ्यूज्ड टू अबैंडन देयर बिलीफ। यहाँ तो बिलीफ को आपको अबैंडन करने की, अब यहाँ ज़रूरी भी नहीं है कि आप पब्लिक में फिर इसको जाहिर करें। चलिए लॉ बन गया, कोई बात नहीं, आपको जो करना है वो आप अपने हिसाब से करेंगे, तो उस वक्त तो आप पर कोई नज़र रखा हुआ नहीं है, तो आप अपने हिसाब से चलिए। तो इसको डिसऑनर बनाने की वक्त बदलेगा तो हालात भी बदलेंगे। इस तरह से जो है इसको एक हाइपरबोल के हिसाब से जाहिर किया गया है कि इतने लोगों ने नहीं माना, इतना हुआ, इतनी तबाही हुई, इसको हाइपरबोल कहते हैं। सो इसका इस लाइन का थीम ही असल में फैनेटिसिज्म है, जिसको आप देख सकते हैं। सो ब्लाइंड बिलीफ जो है, ब्लाइंड बिलीफ वैल्यूज प्राइड मोर देन लाइफ।
यहाँ पर जब भी कोई शख्स जिसको हम कहते हैं जो अपने अपने बिलीफ को इस लेवल तक ले जाए कि फिर उसका विजडम ही बैठ जाए, तो फिर उसकी जो अना है, उसके ताई जो उसकी कमिटमेंट है, तो ये फिर उसकी जान तक आ पहुंचती है। सो बेलिफस्कोज इंटरफेरेंस वाज नाउ एविडेंट कि यहाँ अंदर हालात ख़राब हैं, चूँकि इनका एक आपस में पहले से ही तनाज़ा है, तो मुख्तलिफ डिस्प्यूट्स को अब यहाँ पर वो इंटरनल इंटरफेरेंस जिसको हम कहते हैं कि ये उनमें मुदाखलत कर रहा है उनके घरेलू हालात में। सो मनी रिबेल्स एस्केप टू बेलिफस्को, वो जानते थे कि वहाँ पर शरण जिसको हम कहते हैं वहाँ उनको मिलेगा, रिफ्यूज मिलेगा। सो द एम्परर ऑफ बेलिफस्को गेव देम हिज सिंपैथी एंड एनकरेजमेंट, दास इंटरफेयरिंग इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ लिलिपुट। ये अक्सर बेशक ये हम इस वक्त की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में देखते हैं कि बेलिफस्को सपोर्टेड रिबेल्स, वन कंट्री सपोर्ट्स द रिबेल्स ऑफ अदर कंट्री, सो इट वर्सन्स द कॉन्फ्लिक्ट। इससे होता क्या है कि अगले वाला जो मुल्क है वो अपने इससे फायदे निकालता है, और ये इसकी बैंड तो पूरी दुनिया चढ़ी हुई है इस वक्त भी। तो दिस इज पॉलिटिकल एलिगोरी। तो यहां पर हम देखते हैं कि व्हेन फॉरेन सिंपैथी किसी कौम के साथ होगी, एक मुल्क के अंदर बैठी हुई किसी कौम के साथ फॉरेन सिंपैथी होती है, इट ऑफन हाइड्स पॉलिटिकल इंटरेस्ट। याद रखिए, उसका जो अपना उसमें जो सियासी फायदा होता है उसको हाइड करके इन लोगों को बड़ा सिंपैथी दिखाते हैं। सो फॉरेन सिंपैथी ऑफन हाइड्स पॉलिटिकल इंटरेस्ट। तो ये हमें समझ में नहीं आता है, हमारी छोटी अकल होती है तो हमें ये समझ में नहीं आता है। सो देन रिलीजियस हिपोक्रेसी को भी आगे एक्सपोज किया गया। ऑल बिलीवर्स शैल ब्रेक देयर एग एट द कन्वीनियंट एंड। जब हम एक्चुअल टेक्स्ट पर जाते हैं तो लोगों ने इंटरप्रिटेशन क्या की होती है और असल में एक्चुअल टेक्स्ट बोलता क्या है, तो उस चीज को हम नजरअंदाज करते हैं। देखिए अब उनके टेक्स्ट में क्या लिखा था कि ऑल बिलीवर्स शैल ब्रेक देयर एग एट द कन्वीनियंट एंड। अगर इसकी हम तह तक जाने की कोशिश करेंगे, सो दियर होली बुक अलाउड फ्रीडम ऑफ चॉइस एक्चुअली, यानी वो कन्वीनियंस को आप बिगर या सुमारर कहेंगे, तो ये और फिर उसी पर जोर दे देंगे, ये उनका तरीका है। सो मेकिंग दियर वॉर मीनिंगलेस। अगर हम इसको देखेंगे जो जिस बात पर वो लड़ते थे तो वहां पर साफ लिखा हुआ है कि वो कन्वीनियंट एंड से, तो अब एक तबका तो ये कहता है कि कन्वीनियंट एग होता है बड़ा एंड, दूसरा कहता है नहीं कन्वीनियंट एंड। तो वो असल में अपनी इंटरप्रिटेशन पर लड़ते हैं। रिलीजियस टेक्स्ट कभी भी लड़ाने के लिए नहीं होता है, बल्कि ये फ्रीडम ऑफ चॉइस होता है। बहुत सारे मसाइल जो हम देखते हैं मज़ाहिब में होते हैं तो ये इस तरह इसी नवीयत के होते हैं, लेकिन जो हमारी स्कॉलरशिप होती है रिलीजियस हिपोक्रेसी इसको और ज़्यादा इसको जो आपस में लोगों को लड़ाने के लिए उनकी अपनी अल्टीरियर मोटिव्स होती है, और उस आयरानी को यह जाहिर करता है। और इसमें एक तरह का मॉरल सैटायर किया गया है, मॉरली किस तरह से करप्ट होते हैं जो रिलीजियस लोग होते हैं, इस तरह के जो अपने हिसाब से अपनी मर्जी की मीनिंग डालते हैं मुख्तलिफ चीजों में। तो यहां पर याद रखिए, द वॉर कोलैप्सेस एक्चुअली व्हेन स्क्रिप्चर इज एक्चुअली रेड। यहां पर कभी भी मजहब जो है कभी भी आपको वॉर की तरफ नहीं ले जाता है, बल्कि अगर आप सही तरह से स्क्रिप्चर को पढ़ें, मजहब की किताबों को पढ़ें, तो वॉर जो है ये वॉर पॉलिटिक्स कोलैप्स कर जाती है, ये नहीं रहती है फिर। तो हम अक्सर बेशतर मुर्द इल्जाम ठहराते हैं रिलीजन को, लेकिन हमेशा इसके पीछे पावर ऑफ पॉलिटिक्स होती है। तो यहां पर रेड रसल जो है उसका जो अपना एक व्यू था वो भी सामने रखा गया। बट रेड रसल थॉट दैट हिज charge was baseless, for which was the convenient end was a question for each man to decide according to his conscience। यानी रेड रसल जो उसका व्यू जो था वो भी ये समझता था कि कन्वीनियंट एंड तो डिसाइड करना है लोगों को, वो लोग तय करेंगे कि कन्वीनियंट एग कौन सा है। लेकिन कन्वीनियंट एग को ही अब परेशानी का बाइस बनाया गया, किसी ने इसको इंटरप्रेट किया बिगर एंड, किसी ने स्मॉलर एंड किया। सो रेड रसल बिलीव्ड, जो उसका बिलीव जो था कि बिलीफ शुड बी ए पर्सनल मैटर, इट शुड बी ए पर्सनल मैटर, इट शुड बी आउट ऑफ द पॉलिटिक्स। और ये एक तरह की यहां पर मॉरल फिलॉसफी है इसकी। और ट्रू रिलीजन एक्चुअली स्पीक्स टू कॉन्शियंस। जब आप सही मजहब की बात करेंगे तो वो असल में आपके जमीर को जगाने की कोशिश करता है, नॉट कमांड्स एंड नॉट योर आउटवर्ड जो आपकी अपीयरेंस है उसको वो कभी भी मतलब एड्रेस नहीं करता है। उसको अंदर आपके अंदर का आदमी चाहिए, उसको बाहर क्या करना है, आपके फैशन को, आपके उठने बैठने को, आपको उसके साथ तो कोई सरोकार नहीं है, आप किस तरह से कंफर्टेबल है आप उस तरह से रहें। सो अब जो इमिनेंट इन्वेजन था जो होने वाला था बेलिफस्को की साइड से, तो उसमें गलिवर का रोल क्या, क्यों रेड रसल आया था, ये आगे वाली लाइन में कहा गया है। जस्ट नाउ द मैन ऑफ बेलिफस्को वर इंटेंडिंग टू इन्वेड लिलिपुट। अब वो अपनी असल बात पर आ गए। यहां तक तो मजहबी बहस था और ये सैटायर पूरा हो गया कि किस तरह से मसाइल होते हैं, तो अब वो सही बात पर आ गया कि एन इमीडिएट इन्वेजन वाज बीइंग प्लान्ड बाय बेलिफस्को। तो उसको रोकने के लिए अब एक स्ट्रैटेजी के तौर पर गलिवर का रोल बनता है। सो व्हेन हैट्रेड ग्रोज वार बिकम्स इनएविटेबल, यानी जब बहुत ज्यादा हालात बदलते हैं कि नफरतें बढ़ती हैं तो फिर तो लड़ाइयां तो होती ही हैं, और नफरत ही लड़ाई की असल वजह होती है। सो गलिवर जो है उसने क्या किया, उसको पता था कि जो उनका आपस में मजहबी मामला है मुझे उसमें नहीं रहना चाहिए, लेकिन उसने वहां पर
न्यूट्रलिटी जाहिर की, सो फार एज जो उनका मजहब था उसमें वो न्यूट्रल रहा, उसने अपनी राय नहीं दी। लेकिन जहां लॉयल्टी की बात है, एक मुल्क की लॉयल्टी की बात है, तो उसने क्या किया कि उसने अपनी लॉयल्टी साबित की। आई अवॉइडेड, ये देखिए आगे इसमें लिखा है टेक्स्ट में, आई अवॉइडेड एंटरिंग इनटू ए डिस्कशन ऑफ देयर पार्टी क्वेश्चन और रिलीजियस प्रिंसिपल्स। तो मैंने इसको बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया कि मैंने ना तो उनके जो पार्टी क्वेश्चन हैं या जो उनकी पार्टी पॉलिटिक्स है या रिलीजियस प्रिंसिपल्स है, मैंने उस पर बात नहीं की, बट डिक्लेयर्ड माई सेल्फ द एम्परर्स लॉयल सोल्जर। लेकिन मैंने अपनी लॉयल्टी जाहिर की। यही असल विजडम होता है कि जब पावर पॉलिटिक्स होगी या कोई रिलीजियस प्रिंसिपल के उसूलों के तहत लड़ाई होगी, लेकिन आप किसी सिस्टम में रह रहे हैं, तो वहां पर बेस्ट तरीका यह है कि आप उस सिस्टम से लॉयल रहें और फिर बाकी चीजें जो है अपने खालिक पर छोड़ें। सो गुलिवर स्टेड न्यूट्रल इन आइडियोलॉजी, कोई आइडियोलॉजी को थोपने की जरूरत नहीं होती है ऐसे मसाइल में, बट प्रॉमिस्ड मिलिट्री सपोर्ट। तो जो लॉयल्टी होती है, एक नेशन के साथ लॉयल्टी होती है, वो बड़ी अहम चीज होती है, क्योंकि वही चीज असल में एंड ऑफ द डे वही चीज असल में देखी जाती है। सो इट्स ए प्रैक्टिकल विजडम, इट शोज, जिसको हम कहते हैं कि एक मुहिब वतन का एक टोन झलकता है कि किस तरह से अपने मुल्क के तई हर एक का एक कंट्रीब्यूशन होता है, तो वो चीज जिसको हम कहते हैं नेशनलिज्म का टोन वहां झलकता है। सो विजडम अवॉइड्स आइडियोलॉजी, ये आप याद रखिए कि हमेशा जो होती है, किसी की आइडियोलॉजी को विजडम बर्दाश्त नहीं करता, बल्कि अपने हिसाब से अपनी आइडियोलॉजी खुद मुतय्यन करता है, बट स्टैंड्स फर्म इन ड्यूटी। लेकिन हमेशा जो उसकी अपनी ड्यूटी होती है, जो उसका अपना मनसब होता है, वो उसको कायम रखता है, वो अपने मनसब से कभी नहीं इधर उधर हो जाता है। ये विजडम की क्वालिटी होती है। सो विजडम अवॉइड्स आइडियोलॉजी एंड स्टैंड्स फर्म इन ड्यूटी, ये आप याद रखिए। सो फॉर द फाइनल दिस इनसाइट in this passage, Swift exposes how religious extremism, censorship, blind tradition, and political pride turn trivial differences, small differences, into wars, proving that the smallest cause can create the greatest destruction. Thanks a lot. Thank